नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर है तेलंगाना से। तेलंगाना के फायर ब्रांड बीजेपी के नेता, हिंदू हृदय सम्राट, टाइगर राजा टी राजा सिंह का पार्टी से इस्तीफा। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। गोशा महल के विधायक टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे। जब ये चुनाव लड़ने गए कल सोमवार को 4:30 बजे ये पहुंचे अपना नॉमिनेशन लेकर, तब आधा घंटा समाप्त मतलब बाद में पहुंचे ये, तब तक समय सीमा समाप्त हो गई थी। वहां पर सिर्फ एन रामचंद्र राव का नॉमिनेशन था। उनका अनअपोज आना करीब करीब अब तय हो गया है। लेकिन ऐसे में टी राजा सिंह ने तुरंत वही मीडिया वालों के सामने बता दिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो 10 काउंसिलर की जरूरत होती है, वो मेरे तमाम लोग, उनको धमकाया गया, मेरा साथ न देने के लिए उनको दबाव डाला गया, और इस मनमानी के चलते मैं बहुत निराश हो गया हूं और मैं पार्टी से सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी, जो केंद्र में मंत्री भी है, उन्हें लिखे हुए इस्तीफे में कहा कि मैं बहुत निराशा के साथ ये पत्र लिख रहा हूं। तमाम मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि रामचंद्र राव को तेलंगाना के बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष हो सकते हैं। यह फैसला मेरे लिए शॉकिंग था, न सिर्फ मेरे लिए लेकिन लाखों कार्यकर्ताओं के लिए जो पूरी आस्था के साथ मेरे साथ खड़े हैं। मगर आज मैं निराशा महसूस कर रहा हूं। विवादास्पद बयानों के लिए और हिंदुत्व के प्रति अपने कट्टर छवि के लिए मशहूर राजा सिंह की इस्तीफे के कारण तेलंगाना बीजेपी में नेतृत्व का विवाद बताया जा रहा है। टी राजा सिंह तेलंगाना के गौशाला विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार के विधायक हैं। रामचंद्र राव के तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावना से उनकी नाराजगी जाहिर थी और ये इस्तीफा हुआ। इस्तीफे के बाद टी राजा ने कहा कि मैं भले ही पार्टी से अलग हो गया हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व और गोशा महल के लोगों की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा अपने इस्तीफे में भी कि मेरी विचारधारा हिंदुत्व की है और कड़वे हिंदुत्व की है और वो बनी रहेगी। ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। 2018 में उन्होंने गोरक्षा के मुद्दे पर पार्टी ठीक से समर्थन नहीं कर रही इसलिए इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब उनका ये इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था और उन्हें फिर मनाकर इस्तीफा वापस लेने के लिए बात कही थी। इस बार वो उनका ट्वीट है कल का ही, और ट्वीट ये बताता है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले, मुलाकात बहुत बढ़िया रही, उनके फोटोग्राफ भी है वहां पे, और फिर 24 घंटे के बाद इस्तीफा। कुछ तो दाल में काला है। उनका जो इस्तीफे का पत्र है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके पहले अमित शाह का ट्वीट भी आपने देखा होगा। अमित शाह के फोटो को लेके जो उन्होंने ट्वीट किया, वो पत्र क्या कहता है। टी राजा सिंह, लोट एमएलए, गोशामल असेंबली 65 नंबर, असेंबली नंबर, सीरियल नंबर 1041, डेटेड 30/6/2025, टू श्री जी किशन राव रेड्डी जी, प्रेसिडेंट बीजेपी तेलंगाना स्टेट, subject with heavy heart a resignation that reflects the pain of lakhs of कार्यकर्ताज। विषय यह है कि ये मेरा इस्तीफा है, जो सिर्फ इस्तीफा नहीं, लाखों कार्यकर्ताओं की वेदनाएं हैं। नमस्ते। I write this letter with a heavy heart and a deep concern. As per media reports, Sri Ramchandra Rao is said to be appointed as the new BJP president, state president for Telangana. मैं ये बहुत ही दुखी मन से और बुझे हुए दिल से लिख रहा हूं कि ये जो मेरा इस्तीफा, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में ये पढ़ा है कि रामचंद्र राव करीब करीब अब फाइनल हो गए हैं कि बीजेपी के तेलंगाना के राज्य के अध्यक्ष होंगे।
This decision has come as a shock and disappointment, not just to me, but to lakhs of karyakartas, leaders, and voters who have stood by the party through every high and low. At a time when BJP stands at the threshold of forming a first government in Telangana, such a choice raises serious doubt about the directions we are heading. ये जो डिसीजन है रामचंद्र राव को अध्यक्ष बनाने का, ये मेरे लिए शॉक और डिसअपॉइंटमेंट है। ये मेरे लिए ही नहीं है, ये लाखों कार्यकर्ताओं के लिए है जो बिना थके रात दिन भाजपा को बढ़ाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे इसलिए, और पार्टी आगे लेके जाए इसके लिए रात दिन काम करते हैं। लेकिन जब भाजपा पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है, ऐसे में रामचंद्र राव जैसे का चॉइस ये मेरे लिए शंका पैदा करता है कि हम किस दिशा में पार्टी को लेके जा रहे हैं। There are many capable senior leaders, MLAs and MPs within our state who have tirelessly worked for the growth of BJP and who have the strength, credibility and connect to lead the party forward. Unfortunately, it appears that some individuals driven by the personal interest have misled the central leadership and taken a decision by running the show from behind the curtain. This not only undermines the sacrifices of grassroots workers but risks pushing the party into avoidable setback. हमारे पार्टी में तेलंगाना में कई सीनियर लीडर है, कैपेबल लीडर है, विधायक है, सांसद है, जो रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके पास ताकत है, उनकी विश्वसनीयता है और उनका लोगों के बीच में एक संवाद स्थापित है जो पार्टी को आगे ले जा सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ व्यक्तिगत लोग, कुछ इंडिविजुअल, कुछ गिने चुने लोग अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे करते हुए ऐसे आदमी का नाम आगे करते हैं कि जिसके पीछे से वो पूरा पार्टी पे कब्जा कर रखे। इस वजह से लाखों लोगों का सैक्रिफाइस, लाखों लोगों ने जो ग्रासरूट वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की है, ये सबको एक अच्छा बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। I have been a dedicated कार्यकर्ता, elected 3 times in a row with the blessings of the people and the support of my party. But today I find it difficult to stay silent on the pretend that all is well. This is not about personal ambition. This letter reflects the pain and frustration of lakhs of loyal BJP कार्यकर्ताs and supports who feel sidelined and unheard. आज मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कर्मठ कार्यकर्ता हूं। 3 बार लगातार मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीत के आया हूं। ये हैदराबाद के अकेले एमएलए है, ये भी मैं बता दूं आपको, बीजेपी के। वो पार्टी का साथ और लोगों का सपोर्ट इसकी वजह से है। लेकिन ऐसे समय मैं चुप रहूं या लगातार ये बोलता रहूं कि सब ठीक चल रहा है, ये मेरे लिए बेईमानी होगी। ये मेरी व्यक्तिगत आकांक्षा और महत्वाकांक्षा नहीं है। ये जो पत्र है, ये मेरा दुख है, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है और ये मेरा अकेले का नहीं है। ये तमाम लाखों कार्यकर्ताओं का है जिनको लगता है कि उनको दूर हटाया जा रहा है और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। ये कुछ पैराग्राफ मैंने पढ़े, खासकर सभी राजनीतिक दलों में ये दिखाई देता है। यदि आप पूरे भारत के राजनीति को ठीक से देखें या एक्सरे से देखें तो नर्मदा के इस पार और नर्मदा के उस पार राजनीति में बहुत फर्क है। नर्मदा के उस पार महाराष्ट्र और गुजरात यदि छोड़ दे तो महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान,
हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आसाम, यहां की राजनीति आप एक पैटर्न पे चला सकते हैं। यहां वर्तमान में भाजपा जो 2 गुजरातियों के कब्जे में है, वहां विरोध करने वाले भी इतनी ताकत नहीं जुटा पाते कि वो खुल के बोले, क्योंकि इस बेल्ट में बीजेपी भी आए गवाए सत्ता में आती रहती जाती रही है। तो जो सत्ता में लोग हैं या बीजेपी के जो सीनियर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मंत्री पद भोग चुके हैं, सत्ता भोग चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास भी नंबर 2 के कमाए हुए पैसे भी है, जिसका डर उन्हें हमेशा ईडी सीबीआई के नाम से केंद्र से बना रहता है। इसलिए कितना भी दुख हो, व्यक्त करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन दक्षिण भारत में आप जाएं, आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहां के जो राज्य हैं, यहां भाजपा कभी सत्ता में नहीं थी कर्नाटक छोड़ के। यहां लोकल लीडरशिप अभी भी केंद्र को हावी होने नहीं देती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। आंध्र प्रदेश में एक समय कांग्रेस इतनी पावरफुल पार्टी थी कि आंध्र प्रदेश के भरोसे में केंद्र में बनी रहती थी सत्ता में। वो आंध्र प्रदेश 0 पे चला गया, क्योंकि ऊपर से इन्होंने वहां अपने लोग लादना शुरू कर दिए और आंध्र प्रदेश में पार्टी समाप्त हो गई। तेलंगाना में बीआरएस का एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस ने उठाया। आज कांग्रेस वहां सत्ता में है, लेकिन देश के सभी राज्यों में भ्रष्टतम राज्य कोई होगा तो तेलंगाना कहते हैं। और वो भ्रष्टाचार तेलंगाना में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस वहां है। खासकर बीजेपी के स्लीपर सेल जो है, जिनका काम पार्टी को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ लक्ष्मी दर्शन है, वो तेलंगाना का दोहन एटीएम समझ के कर रहे हैं, और एटीएम में कैश चाहिए तो भ्रष्टाचार होता है। आज पूरी कांग्रेस वहां बिखरी हुई है। वहां बीआरएस अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आई। बीआरएस में अंदरूनी झगड़े बहुत है। जो टीआरएस थी बीआरएस बनने गई, पूरे देश पर पार्टी हावी होने जा रही थी, और तेलंगाना भी हाथ से चला गया। ऐसे में वहां जो विपक्ष की जगह है वो बीजेपी बाखूबी ले सकती है, लेकिन बीजेपी यदि ऊपर से लोग ला देगी तो फिर तेलंगाना में विद्रोह होगा, और फिर कांग्रेस की ये भ्रष्ट सरकार रिपीट होगी या फिर बीआरएस आएगी। कर्नाटक में भी वही हुआ। कर्नाटक में बीजेपी थी, येदियुरप्पा के भरोसे थी। येदियुरप्पा को आपने हिलाने का प्रयास किया, दिल्ली से मोहरा बिठाने का प्रयास किया, पार्टी हाशिए पे आ गई, फिर से आप येदियुरप्पा को लाना पड़ा। तमिलनाडु में ऊपर से थोपा गया अध्यक्ष आपको बदलना पड़ा, नहीं तो तमिलनाडु में पार्टी पानी भी नहीं मांगती। केरल में भी कांग्रेस है, लेकिन दिल्ली और केरल के झगड़े में कांग्रेस हाशिए पे है, लगातार विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। तो दक्षिण भारतीय राजनीति और उत्तर भारतीय राजनीति, इसमें बहुत फर्क है। एक ही लाठी से यदि अमित शाह हाँकना शुरू कर देंगे सभी को, तो ऐसे विद्रोह तो होंगे और पार्टी आगे जाने के बजाय 4 फुट पीछे आ जाएगी। कुल मिलाकर जब मैं एक्सरे में देखता हूं तो इसमें मुझे दिल्ली का ज्यादा दोष दिखाई देता है। हालांकि राव साहब जो है, रामचंद्र राव, ये भी कोई बीजेपी में बाहर से आए नहीं है। 66 साल के थे, 4 दशक का भाजपा संघ के साथ उनका एसोसिएशन है। 2015 से 21 तक एमएलसी रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। 1977 में एबीवीपी में थे, बड़े पोस्ट पे। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में 80 से 82 में बड़े पोस्ट पे रहे। जनरल सेक्रेटरी रहे कंबाइन आंध्र प्रदेश के 2009 से 12 तक। लोकल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, अच्छे वकील माने जाते हैं। वैसा बीआरएस के एक नेता थे, 2021 में बीजेपी में आए, एलेटाल राजेंद्र, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, वो फ्रंट रनर थे। लेकिन एकाएक एन रामचंद्र राव का नाम सामने आया और कोई अनअपोज आया क्योंकि कोई सामने नहीं था। ऐसे में टी राजा सिंह आगे आए और पूरा जो हुआ ये मैंने आपको पहले ही बताया।
आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।